हमारे आज की कहानी के लेखक एकलव्य घोष। जन्म 2010। एनिमेशन की सुविधा के लिए मेन प्लॉट को बिना बदले कहानी में थोड़े परिवर्तन किए गए हैं। डॉक्टर साहब, आज एक मजेदार कहानी हो जाए। पिछली कहानी खास नहीं थी। हाँ, तुमने सही कहा। पिछली बार कहानी थोड़ी छोटी ही रह गई थी। आपने कहा था अगली बार अच्छा कुछ सुनाएंगे। अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है क्या? तो आज क्या कुछ मजेदार कहानी सुनाएंगे? अरे क्यों नहीं, जरूर। तो फिर शुरू कीजिए। एक बार की बात है, मैं अपना काम खत्म करने के बाद गाड़ी चलाते हुए शहर की घर की तरफ जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चांदनी रात में मैं अकेला जा रहा था और चारों तरफ बस खेत ही खेत। बीच बीच में रात की खामोशी तोड़ती हुई भेड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आसमान में बस पूनम की चांद, जिसकी चांदनी बिखरती हुई नजर आ रही थी खेत खलियानों में, और बीच बीच में चमगादड़ भी नजर आ रहे थे। और ऐसे ही चलते चलते मैं किसी दूसरे ख्यालों में खो गया। ऐसे चलते चलते मैंने अचानक गाड़ी की रोशनी में देखा एक काली बिल्ली रास्ता पार कर रही थी। मैं ब्रेक लगाकर वहीं खड़ा रह गया। बिल्ली बच गई और वो सामने से चली भी गई। पर जो भी हो, ऐसे बिल्ली का रास्ता काट देना अपशगुन होता है ना। इसलिए मैं तुरंत गाड़ी को आगे ना बढ़ाकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और भगवान को याद किया। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली आगे बढ़ने के लिए। आंखें खोलने के बाद जो मैंने देखा वो देखकर मैं चौंक गया। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़े थे। मैंने सोचा आखिर बात क्या है? इतने रात गए, इतनी सुनसान सड़क में ये आखिर कर क्या रहे हैं? मेरे ये सोचते सोचते ही वो कहने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। तो इधर क्यों? ये तो गलत रास्ता है। सीधा रास्ता तो आप पीछे छोड़ आए। मैंने संदेह के साथ थोड़ा घबराते हुए कहा, अच्छा, शायद आपने ठीक ही कहा। ओ, शायद मैंने उस मोड़ से ही गलत रास्ता ले लिया था। सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता ले लिया। हाँ, अब फिर वापस पीछे जाना पड़ेगा। वो भी तो घंटा भर दूर है, क्योंकि वो मोड़ भी तो छोड़ आए घंटा भर हो गया। अब तो रात 11:30 भी बज गए। अब पता नहीं घर लौटते लौटते कितने बज जाएंगे। अच्छा, इस रास्ते से उस रास्ते जाने का कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ, शॉर्टकट तो है, लेकिन क्या आप वहाँ से जा पाइएगा? क्योंकि रास्ता मुश्किल है ना। तब तो मैं शायद ही जा पाऊंगा। तब मैं यहीं से पीछे ले लेता हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मेरा घर तो उसी रास्ते में ही है। मैं आपको वहाँ तक रास्ता दिखा सकता हूँ। उम्मीद है इससे आपको थोड़ी आसानी होगी। अब तक वो मुझे थोड़े थोड़े भरोसे लायक लगने लगे। बिना किसी झिझक के मैंने उस मुसाफिर को अपने गाड़ी में बैठा लिया। फिर उनके दिखाए रास्ते से ही आगे बढ़ने लगा। थोड़े देर बाद उन्होंने कहा, वैसे आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया मुझे। मैं त्रिलोचन शर्मा। और आप? मैं रंजन दास। अच्छा त्रिलोचन बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना, क्यों नहीं। आज तो ऐसे भी बहुत रात हो गई है। अगर आप इस गरीब के घर में आज की रात गुजार दे तो कैसा रहेगा? अगर आप चाहे तो। हाँ, अच्छा तो होता, पर कल मेरा ऑफिस भी तो है। आज रात तक मुझे शहर पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई तकलीफ हो तो आप बेझिझक मेरे घर चले आइएगा। थोड़ा आगे ही मेरा घर है, मैं यहीं उतर जाऊंगा और आप इस रास्ते से सीधा चले जाइएगा। ठीक जैसे ये रास्ता गया है वैसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, एकदम सीधा। 15 मिनट जाने के बाद आपको एक नदी दिखेगी। नदी के ऊपर एक लकड़ी का ब्रिज होगा, छोटा सा ब्रिज। आपका गाड़ी उसमें से आराम से गुजर जाएगा। उससे थोड़े आगे आपको एक मोड़ मिलेगा। वहाँ से दाईं तरफ जो रास्ता है उससे आधा घंटा जाते ही आपको शहर का रास्ता दिख जाएगा। रुकिए, ये रहा मेरा घर, मैं यहीं उतर जाता हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति को वहीं छोड़ के आगे चल पड़ा। मैं बहुत दूर तक चलता चला गया, पर मुझे कोई नदी तो मिली ही नहीं। चारों तरफ बस खेत खलियान ही थे। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी घुमाकर वापस लौट चलो, और मैंने वही किया। वापस लौटते वक्त मैं मन ही मन यही सोचे जा रहा था कि बेकार में रिस्क लेकर क्या फायदा। क्यों ना मैं आज की रात रंजन बाबू के घर में ही रुक जाऊं। पर ये बात मैं उन्हें अपने मुंह से कैसे बताऊं। लेकिन अगर जाते वक्त रास्ते में रंजन बाबू से मुलाकात हो जाए तो फिर बात बन जाएगी। पर क्या वो इतने रात गए बाहर मिलेंगे। फिर मैं ये सोचने लगा कि आखिर रंजन बाबू ने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि आगे कोई नदी या ब्रिज तो थी ही नहीं। कहीं पागल वागल तो नहीं है वो। छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस रात बिताने से मतलब है। ठीक जैसा सोचा था, रंजन बाबू अपने घर के सामने ही खड़े मिले। मन ही मन मैं सोचा कि शायद उन्हें पता था मैं लौटकर जरूर आऊंगा, इसलिए ही वो शायद बाहर खड़े थे। जो भी हो, मैंने यही सोचकर उनके सामने गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी से उतरा और फिर रंजन बाबू ने बोला, अरे त्रिलोचन बाबू, क्या हुआ? अरे भाई साहब, मुझे कोई नदी या ब्रिज तो दिखाई ही नहीं दी। बहुत आगे तक गया मैं, पर मुझे कुछ भी तो नहीं दिखा। आखिर में मुझे वापस लौटना ही पड़ा। नदी या ब्रिज मिला नहीं? ये तो अजीब बात है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। शायद थोड़ा आगे जाने से आपको मिल जाता। खैर, अच्छा ही हुआ आप वापस आए। मुझे आपका सेवा करने का मौका तो मिला। आइए, अंदर आइए। उसके बाद मैं गाड़ी रखकर रंजन बाबू के साथ उनके घर में गया और फिर रात को डिनर के बाद मैं अलग कमरे में जाकर सो गया। अतिथि सत्कार में रंजन बाबू ने कोई कमी न रहने दी। मन ही मन मैं ये सोचने लगा कि आज के वक्त में भी क्या कोई ऐसा इंसान होता है जो अतिथि सत्कार के धर्म को इतने अच्छे से निभाता हो। ये सब सोचते सोचते न जाने कब मैं सो गया। अचानक मुझे बहुत तेज गर्मी लगने लगी और ऐसा लग रहा है जैसे बाहर बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं। आंखें खोलकर मैंने देखा कि कमरे में रोशनी ही रोशनी थी। समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि घर में आग लग चुकी है। जल्दी मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं भागने लगा, मुझे चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाहर जैसे कोई गोलियां चला रहा है। मुझे जलने की बू आने लगी और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं था। खिड़की से मैंने देखा तो पाया कि घर के हर कमरे में आग लग चुकी है। और तभी मेरी तरफ एक गोली तेजी से आने लगी।
जवानी में मिलिट्री में काम करने की वजह से मुझे इस गोली से बचने का तरीका बखूबी मालूम था। गोली से बचने के लिए मैं कूद पड़ा और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। सुबह होश आने पर मैंने देखा कि 2 लोग मेरे सामने खड़े थे और वो घर जलकर बिल्कुल राख बन गया था, बिल्कुल खंडहर की तरह। वहां कुछ नहीं बचा। उनमें से एक ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग? मैं बाहर गाड़ी देख के ही ये समझ गया था कि जरूर कोई अंदर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए और आके इधर उधर देखने लगे। तभी आप हमें बेहोशी की हालत में यहाँ मिले। मैं तो इस घर में रात बिताने के लिए आया था। ये तो कल रात तक एक सुंदर घर था। ये तो रंजन बाबू नाम के एक व्यक्ति का घर है। कल रात डाकुओं ने शायद हमला किया था। उन्होंने गोलियां बरसाई और घर को आग लगा दिया। अब समझ में आया मुझे। असल में रंजन दास इस इलाके के एक जाने माने व्यक्ति थे। आज़ादी की बगावत के समय उन्होंने एक फिरंगी को अपने घर में पनाह दी थी। जब ये बात वागियों को पता चला तो उन्होंने रंजन दास के घर में हमला कर दिया। इसी घर में उनको गोली से मार दिया गया था और जाने से पहले उन्होंने घर में आग भी लगा दिया था। वो तो आग में जल के मर गए थे, लेकिन उनकी आत्मा को मानो शांति ही नहीं है। पता नहीं तभी से न जाने कितने लोग रात बिताने के लिए यहाँ आ जाते हैं और उनमें से बहुत लोग तो मर ही गए हैं। लेकिन उनमें से जो लोग आपकी तरह बच गए थे, सभी ने एक ही बात कहा, मतलब रात में हमले और आग लगने की बात। सभी ने अपनी तरफ एक गोली आती हुई देखी। खाली वही इंसान बचते हैं जो मन के सच्चे होते हैं, चाहे वो कितने भी अनाड़ी क्यों ना हो। और अगर वो इंसान बुरे हो तो, जैसे चोर डाकू या बदमाश हो तो, तब तो उस गोली से उनका मरना तय है। चाहे वो जितना ही काबिल क्यों ना हो, उनका उस गोली से बचना मुश्किल है, क्योंकि जो भी वहाँ आज तक मारे गए हैं उनमें से या तो कोई खूनी या तो वैसा ही कुछ। अच्छा, सामने क्या कोई नदी है और जिसके ऊपर ब्रिज हो? ना, सामने तो कोई नदी नहीं है, लेकिन पिताजी से सुने थे कि बहुत पहले यहाँ एक छोटी सी नदी थी और उसमें एक लकड़ी का पुल भी था। लेकिन समय के साथ साथ उस नदी ने अपना रुख बदल लिया और दूसरी तरफ चली गई, पर अब तो उसका नामो निशान भी नहीं है। फिर मुझे धीरे धीरे सब समझ में आया। फिर मैंने कुछ नहीं कहा और सीधा घर लौट आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, और साथ में कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कहानी कैसी लगी।